Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about processing of evaluation. इससे पहले हमने बात की थी कि मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। आज हम बात करेंगे कि मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसे चलती है। जो शिक्षा प्रक्रिया है और मूल्यांकन है, दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। बिना मूल्यांकन के शिक्षा प्रक्रिया की जो प्रभावशीलता होती है उसका पता सही से नहीं लगाया जा सकता है। शिक्षण की समस्त क्रियाओं का मूल्यांकन करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरना होता है और छात्रों की उपलब्धियों के आधार पर सीखने के अनुभवों के समस्त साधनों के संबंध में निर्णय लिया जाता है। मूल्यांकन का होना बहुत ही आवश्यक है। मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा हम निम्न बातों का निश्चय कर सकते हैं। शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है, सीखने के अनुभव हैं वो कितने प्रभावशाली हैं और बालकों के व्यवहार परिवर्तनों के स्तर को मापा जा सकता है। जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसे B.S. ब्लूम द्वारा त्रिपदीय प्रक्रिया के रूप में बताया है और उन्होंने यह बताया है कि इसमें मुख्य रूप से 3 पद होते हैं, वो है शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन। इसे उन्होंने एक त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है। सबसे पहले हमें कुछ शिक्षण से संबंधित उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। उन उद्देश्यों के आधार पर ही बालक अधिगम अनुभव प्राप्त करता है। इसके लिए शिक्षक ऐसा वातावरण तैयार करता है जो बालक को अधिगम अनुभव उत्पन्न करने में सहायक हो। वह अधिगम क्रियाओं में भाग ले रहा है या नहीं, यह उसके अनुभवों से ही पता चलता है। ये अनुभव उसके व्यवहार के विभिन्न पक्षों को, जैसे ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष को प्रदर्शित करते हैं और इन्हीं के अनुरूप व्यवहार परिवर्तन होता है। अभी तक उन्होंने कितने अधिगम अनुभव, किस प्रकार के अधिगम अनुभव प्राप्त किए, इनका मूल्यांकन करने के लिए कुछ प्रकार के मापक उपकरणों के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और यह जाना जाता है कि अब तक जो भी उन्होंने सीखा या उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, यानी कि बालक के अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। अब हम देखेंगे कि मूल्यांकन के कौन कौन से पदों का समावेश किया गया है। मूल्यांकन प्रक्रिया में कई सोपान हैं जिन्हें यहाँ बताया गया है। सबसे पहला है उद्देश्यों का निर्धारण करना और परिभाषीकरण करना। अध्यापक का यह मुख्य कर्तव्य हो जाता है कि वह बालक के सीखे हुए ज्ञान के आधार पर व्यवहार परिवर्तन को ध्यान में रखकर उद्देश्यों को निर्धारित करे और परिभाषित करे। इसमें बालक के व्यवहार परिवर्तन और सीखने के अनुभव को मुख्य रूप से समावेशित किया जाता है। उद्देश्यों को निर्धारित करते समय शैक्षिक प्रक्रिया से संबंधित सभी तथ्य, जैसे बालक है, विषय वस्तु की क्या प्रकृति है, सीखने की विधि, शिक्षा का स्तर, समाज और उसकी आवश्यकता को ध्यान में केंद्रित रखते हुए हमें उद्देश्यों को परिभाषित करना चाहिए और मूल्यांकन में उन्हीं उद्देश्यों से संबंधित तथ्यों को शामिल करना चाहिए जिनसे बालक के व्यक्तित्व विकास में सहायता मिले। मुख्य रूप से 2 तरह के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण और विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण। सामान्य उद्देश्य यानी कि जनरल, जैसे छात्रों की लेखन क्षमता को, उनमें स्पेलिंग एबिलिटी को, रीडिंग एबिलिटी को,
पहचानना और उनमें इम्प्रूवमेंट लाना यह जरूरी है। और हर सब्जेक्ट में यह बहुत ही आवश्यक है कि बच्चे की रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। फिर जो विशिष्ट उद्देश्य हैं उनका निर्धारण भी किया जाना चाहिए। ये पर्टिकुलर एक टॉपिक से संबंधित होते हैं। मान लीजिए आप एसएसटी पढ़ाने जा रहे हैं और उसमें किसी घटना को बताने जा रहे हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य होगा बालकों को घटना से अवगत कराना, उसको परिचित कराना और उसको स्पष्ट करना। दूसरा जो पॉइंट है वो है बालक को उपयुक्त अधिगम अनुभव प्राप्त कराना, यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों को जब निश्चित कर लिया जाता है, उन्हें परिभाषित कर लिया जाता है, उसके बाद उपयुक्त साधनों, विषय वस्तु, शैक्षिक वातावरण का इस प्रकार उपयोग करना चाहिए जिससे बालक को सही रूप में शिक्षण अनुभव प्राप्त हो सके। इसके लिए हमें निम्न 2 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले शिक्षण बिंदुओं का चयन किया जाना चाहिए या फिर उपयुक्त जो विषय वस्तु है उसका चयन किया जाना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान पाठ्यक्रम का और पाठ्य वस्तु का होता है, यानी कि इन दोनों के चयन में विशेष सावधानी रखनी चाहिए ताकि इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। जो दूसरा पॉइंट इसमें आता है वो है उपयुक्त शिक्षण क्रियाओं या अधिगम क्रियाओं का चयन करके व्यवहार में परिवर्तन लाना, यानी कि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहायक अधिगम क्रियाओं का चयन करना चाहिए, जैसे भाषण विधि का प्रयोग, प्रदर्शन विधि, प्रायोगिक विधि, आगमन निगमन विधि, शैक्षिक पर्यटन और व्यक्तिगत विधि के साथ साथ जो विभिन्न प्रकार की पाठ्य पुस्तकें हैं और दृश्य श्रव्य सामग्री है, उन क्रियाओं का चयन करके हम बालक के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। तीसरा जो मूल्यांकन का पद आता है वो है व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन। जो बालक ने सीखने के अनुभवों का सृजन किया है उनके माध्यम से बालक में व्यवहार परिवर्तन आता है और बालक के व्यवहार में परिवर्तन किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो उसके सभी व्यक्तित्व के पक्षों से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत बाहरी और आंतरिक दोनों ही प्रकार के व्यवहार सम्मिलित हो सकते हैं। सबसे पहले हम छात्रों के व्यवहार में जो परिवर्तन आया है, यानी कि उनमें कितना बिहेवियर चेंज आया कि नहीं, यानी कि वे जो अधिगम कर रहे हैं उसको उन्होंने कितना सीखा, उनके अधिगम में परिवर्तन आया या नहीं, इसे जानने के लिए शिक्षक को मूल्यांकन करना होता है। इसके लिए कई तरह के जो उपयुक्त मापक उपकरण हैं उनका सबसे पहले चयन किया जाता है, फिर उन मापक उपकरणों का प्रयोग करके अंकन किया जाता है और जो प्राप्तांक प्राप्त होते हैं उनके आधार पर विश्लेषण और व्याख्या की जाती है और जो प्राप्त परिणाम हैं उनका प्रयोग कर परिमाणों को पृष्ठपोषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यदि बालक के व्यवहार में काफी परिवर्तन आया है और उसने अपने में सुधार किया है तो उसे पृष्ठपोषण द्वारा, और यदि उसमें कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए उन्हें उपचारात्मक कार्यक्रमों के द्वारा उनकी कमी को दूर किया जाता है और उनमें सुधार लाया जाता है। फिर अब तक जो भी बालक ने सीखा, जो भी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया, उसका एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है और उसकी व्याख्यात्मक प्रस्तुति की जाती है। तो ये सब मूल्यांकन के अंतर्गत ही आता है। उद्देश्यों से लेकर बालक में व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिए, परिणाम प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन तक जो उद्देश्य प्राप्त करने हैं, क्या वो उद्देश्य अब तक प्राप्त हो पाए या नहीं, वे उद्देश्य पूरे हुए या नहीं,
यह सब मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। यानी कि बच्चों के मूल्यों का अंकन करना, उनके कितने मार्क्स आए, उन्होंने क्या ग्रेड प्राप्त की, कितना उन्होंने अनुशासन सीखा, उनके अंदर कितने वैल्यूज़ हैं, इन सब का मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। अब हम देखेंगे कि एक उद्देश्यनिष्ठ जो मूल्यांकन होता है वो कौन कौन सी विशेषताएं रखता है। एक अच्छे मूल्यांकन और उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन में सबसे पहली जो विशेषता आती है वो है वैधता। यानी कि मूल्यांकन के लिए जिन मापक उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है उनका प्रयोग कितनी शुद्धता से और सार्थकता से किया गया है। यानी कि परीक्षण द्वारा उस उद्देश्य की पूर्ति की जा रही है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, तो वह मूल्यांकन वैध कहलाएगा। एक परीक्षण या जो मूल्यांकन है वो विश्वसनीय तभी कहा जा सकता है जब किसी विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका को बार बार जांच करने पर भी उसके मापन में अंतर नहीं आता है। यानी कि विश्वसनीय परीक्षा वही कही जा सकती है जिसमें एक छात्र की उत्तर पुस्तिका का अंकन अलग अलग समय पर करने पर भी समान अंक प्राप्त होते हैं। तीसरा है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता से यहाँ तात्पर्य है कि किसी उत्तर पुस्तिका को एक से अधिक परीक्षकों के द्वारा जांच करने पर अंकों में जब विभिन्नता नहीं आती है, यानी कि उनके अंक समान आते हैं, एक तरह से बालक को वे ही अंक प्राप्त हुए हैं जो पहले प्राप्त हुए थे, तो इस प्रकार का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ कहलाएगा। जो मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि जो उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन या अच्छा मूल्यांकन है, उसमें विभेदीकरण की क्षमता भी होनी चाहिए, जिससे कुशाग्र बुद्धि वाले, सामान्य बुद्धि वाले या फिर जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनका वर्गीकरण किया जा सके। इसके लिए परीक्षण में सभी तरह के प्रश्न, कठिन, सामान्य या हल्के प्रश्नों का समावेश होना चाहिए। यानी कि विभेदकारिता का तात्पर्य है कि ऐसी विभेद शक्ति जो किसी पहलू के माध्यम से दो वर्गों में विभेद कर सके। समग्रता या व्यापकता से यहाँ तात्पर्य है कि जो उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन होता है वो बालक के सभी पक्षों का, चाहे वे ज्ञानात्मक पक्ष हो, चाहे क्रियात्मक पक्ष हो, चाहे भावनात्मक पक्ष हो, सभी पक्षों का निर्धारण करता है, उनका परिभाषीकरण करता है, यानी कि सभी पक्षों का अध्ययन करता है। यानी कि साधारण उद्देश्यों के साथ साथ विशिष्ट उद्देश्यों को भी ध्यान में रखकर मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट आता है उपयोगिता और व्यवहारिकता। यहाँ पर उपयोगिता और व्यवहारिकता से तात्पर्य है कि ऐसा मूल्यांकन जो बालक में व्यवहारगत परिवर्तन ला सके, बालक में अधिक से अधिक जो अधिगम अनुभव है उनका सृजन हो सके। यानी कि जो इसमें मापक उपकरण काम में लाए जाते हैं उनमें इस प्रकार का समावेश हो कि छात्र उन्हें समझ सके, उनका उत्तर दे सके और अध्यापक को इसी प्रकार परीक्षा में अंक प्रदान करने में कठिनाई ना हो, और जो भी परीक्षण है वो छात्रों की योग्यता और स्तर को ध्यान में रखकर बनाया जाए। और जो मूल्यांकन किया जा रहा है, यानी कि बालक के जो मूल्यों का अंकन किया जा रहा है, वो बालक के लिए सार्थक और उपयोगी सिद्ध हो सके और वह अपने व्यवहार रूप में भी उसे अपना सके।